चलिए बच्चों, आज बात करते हैं रागों के समय सिद्धांत की, जिसमें कि 12th के जो बच्चे हैं जिनके सीबीएसई वाले जो एग्ज़ाम्स होते हैं जब इनके म्यूज़िक वोकल का, तो इसमें बहुत तरह के क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछा जाता है। जैसे कि राग के गायन में मध्यम स्वर का क्या महत्व है, गनी कोमल वाले स्वर जो राग होते हैं उनको किस समय गाया जाता है, रेधा कोमल माने कि जैसे संधि प्रकाश राग है इनका क्या समय होता है। इस तरह से बड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या अर्धदर्शक स्वर मध्यम का क्या महत्व है। कभी कभी तो ये भी नहीं बताया जाता कि ये मध्यम है, पूछा जाता है कि अर्धदर्शक स्वर क्या है और इसका क्या महत्व है। तो ये जो क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के आते हैं बेटा, उसके बारे में बात करते हैं आज। पढ़ते हैं राग गायन में मध्यम स्वर का महत्व। ये मध्यम स्वर से हमारा मतलब यहाँ पर है अर्धदर्शक स्वर। अर्धदर्शक स्वर, ठीक है बेटा। ये वो स्वर है जो ये डिसाइड करता है कि राग को सुबह गाना है या शाम को गाना है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। रागों के गायन में मध्यम यानी म स्वर का विशेष महत्व है। मध्यम स्वर प्रयोग से यह पता चल जाता है कि यह राग दिन का है या रात का है। अब वो कैसे पता चलता है उसको देखते हैं। जिन रागों में तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है, तीव्र मध्यम में आप देखेंगे ये जो साइन लगा हुआ है तीव्र मध्यम का, इससे हम पहचानते हैं कि स्वर ये जो है तीव्र मध्यम है। और केवल मध्यम ही वो स्वर है जो तीव्र और शुद्ध दो रूपों में होता है, ठीक है बेटा। बाकी कोमल में होते हैं रे ग ध नी, उनके नीचे ये वाला साइन लगता है रे ग ध और नी। 5 स्वर विकृत होते हैं ना, 5 में से 4 ये हैं और 5वां ये है। केवल मध्यम ही है जो इस वाले फॉर्म में होता है, इस तरह का साइन आता है ये वाला, बाकी सब में नीचे आते हैं। चलिए अब काम की बात पे आगे बढ़ते हैं। जिन रागों में तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है वे राग शाम को या रात को गाए बजाए जाते हैं। जिनमें तीव्र मध्यम लगता है वो शाम को या रात को गाए बजाए जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जिन रागों में शुद्ध मध्यम लगता है वह प्रातःकाल और दिन में गाए बजाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ से ये बात क्लियर हो गई है कि मध्यम कैसे डिसाइड करता है कि ये सुबह गाना है या शाम को गाना है, ठीक है बच्चे। चलिए, जैसे राग कल्याण में तीव्र मध्यम लगता है, यमन कल्याण है वह रात में गाया जाता है। जो बच्चे बहुत बेसिक सा सीख रहे हैं म्यूज़िक को, शुरुआत में जिनको भैरव और कल्याण राग सिखाए जाते हैं तो उन्हें पता होगा शाम के रियाज में राग कल्याण यमन कल्याण गाए जाते हैं जिसमें तीव्र मध्यम लगता है और वह राग रात में गाया जाता है, ठीक है बच्चों। और राग बिलावल जिसमें कि शुद्ध म लगता है, जिसमें सारे स्वर शुद्ध लगते हैं राग बिलावल में, थाट में उसमें शुद्ध मध्यम लगता है, वह राग दिन में गाया जाता है। तो ये बात हमको समझ में आ गई। जिसमें तीव्र मध्यम लगेगा वो गाया जाएगा रात को, जिसमें शुद्ध मध्यम लगेगा वो गाया जाएगा दिन में या सुबह। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, अभी जो हमने ऊपर बात की वो अर्धदर्शक स्वर मध्यम की बात की है कि मध्यम कैसे डिसाइड करता है। ये आपका 2-2, 3-3 वाले नंबरों में आते हैं क्वेश्चन बदल बदल के। ये पूरा रागों का जो हम बात कर रहे हैं ये रागों का ऐतिहासिक विवरण है, एक तरह से रागों का समय सिद्धांत है क्या। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं, किस किस तरह से रागों का समय निर्धारण किया गया है। क्योंकि कोई भी एक जो हम कहे स्ट्रैटेजी इस पर फिट नहीं हो पाई। हम ये कहे कि थाटों के अनुसार रागों को हम डिसाइड कर लेंगे इस समय गाना है, या हम कहेंगे पूर्वांगवादी राग है तो हम इसको इस समय गाएंगे, या हम कहें तो इसका तो मध्यम तीव्र है जी हम तो इसको इसी टाइम गाएंगे। तो इस पर बहुत सारे नियम लागू हुए। कुल मिलाकर टोटल सबको लेके जब चलते हैं तब एक राग का समय सिद्धांत तैयार होता है। इसलिए ये क्वेश्चन अलग अलग तरह से आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूर्व राग व उत्तर राग के नियम के अनुसार, यहाँ पूर्व राग और उत्तर राग से यहाँ क्या मतलब है, पूर्व राग और उत्तर राग से यहाँ आपका क्या मतलब है। मतलब जो जिनका वाद्य स्वर सप्तक के पूर्वांग में आता है सा रे गा मा, और उत्तर का मतलब है पा धा नी सा, जिसे कि बढ़ाकर पूर्व में कर दिया गया था सा रे गा मा पा, और उत्तर में कर दिया गया था मा पा धा नी सा। कहीं आप इसका ये तार सप्तक का सा है, कहीं आप ये कारण देखेंगे कि ये जो मध्यम है ये कहीं इसका कारण बन जाता है, क्योंकि मध्यम दोनों में इन्वॉल्व हो गया। प तो अचल स्वर है, देखिए प को आप चेंज नहीं कर सकते,
प अचल स्वर है तो प को हम छोड़ देते हैं, यहाँ पर इस प को छोड़ देते हैं। तो अगर देखें तो मध्यम यहाँ पर है जो डिसाइड कर रहा है राग को। ठीक है बेटा जी, ये मध्यम। तो इसके हिसाब से बात करते हैं अब आगे। चलिए, पूर्व राग व उत्तर राग के नियम के अनुसार रागों का समय निर्धारण कैसे किया गया है। देखिए, भारतीय संगीत पद्धति में रागों का गायन निश्चित समय के अनुसार किया जाता है। 24 घंटे का जो दिन और रात मिलाकर बनता है उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग दिन के 12 से रात के 12 तक, दिन के 12 से रात के 12 तक, और दूसरा भाग रात के 12 से दिन के 12 तक। पहला भाग दिन के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे तक और दूसरा भाग रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक माना जाता है। ठीक है बच्चों, पहले भाग को पूर्वांगवादी कहते हैं। पहले भाग को पूर्वांगवादी क्षेत्र कहते हैं क्योंकि इसमें वे राग गाए जाते हैं जिनका वादी स्वर सप्तक के पूर्वांग में होता है। सारे गामा, फिलहाल अभी हम यही बात करेंगे, हम सारे गामा और पाधा निसा पे ही चलते हैं। बाद में इसमें जो चेंज किया उसको फिर से हम डिस्कस कर लेंगे दोबारा, जिसमें कि सारे गामा पा और मा पाधा निसा किया गया। चलिए, इतना समझ आया बेटा। दूसरे भाग को उत्तरांगवादी क्षेत्र कहते हैं। दूसरे भाग को उत्तरांगवादी क्षेत्र कहते हैं क्योंकि इसमें वे राग गाए जाते हैं जिनका वादी स्वर सप्तक के उत्तरांग पाधा निसा में होता है। यहाँ तार सप्तक का सा है, उत्तरांग में होता है, पाधा निसा में। इतनी बात समझ आई बेटा, आगे चलते हैं। उपरोक्त वर्गीकरण से स्पष्ट होता है, इस लाइन पे चलते हैं। उपरोक्त वर्गीकरण से स्पष्ट होता है कि राग के वादी स्वर को जान लेने से उसके गायन का समय ज्ञात किया जा सकता है। अभी क्वेश्चन क्या चल रहा था यहाँ पे, देखिए, पूर्व राग व उत्तर राग के नियम के अनुसार रागों का समय निर्धारण। ठीक है, यहाँ बिल्कुल पूर्व और उत्तर राग पर ही रहेंगे, इस टॉपिक पर ही रहेंगे हम। टॉपिक से बिल्कुल आपको नहीं भटकना है, नहीं तो आपके नंबर जो आपको जो पूरे लेने हैं इस क्वेश्चन में वो वहाँ से आप हट जाओगे। उपरोक्त वर्गीकरण से स्पष्ट होता है कि राग के वादी स्वर को जान लेने से उसके गायन का समय ज्ञात किया जा सकता है। जैसे कि आसावरी राग का वादी स्वर धैवत है। आसावरी राग का वादी स्वर धैवत है जो कि उत्तरांग में आता है। उत्तरांग में आता है और उत्तरांग का समय क्या है? रात के 12 से दिन के 12 का। उत्तरांग क्या है? रात के 12 से दिन के 12 का। तो इसका समय क्या आ गया? प्रातःकाल माना गया। फिट बैठता है ये रूल यहाँ पे। चलिए जी, इसी प्रकार राग यमन का वादी स्वर गंधार है। राग यमन का वादी स्वर गंधार है। गंधार क्या हुआ? पूर्वांगवादी हुआ। और पूर्वांग कब गाया जाता है? सुबह के 12 से रात के 12 तक। तो ये रात्रि के प्रथम पहर में गाया जाएगा। ये बात आपको समझ आ गई है पूर्वांग और उत्तरांग का। अतः राग यमन को पूर्वांगवादी और आसावरी को उत्तरांगवादी राग कहा जाता है। अब इसकी आलोचनात्मक टिप्पणी हम देखते हैं। ठीक है, रागों का समय विभाजन भारतीय संगीत की वैज्ञानिकता को सिद्ध करता है क्योंकि प्रत्येक राग का प्रभाव विशेष समय पर अधिक मधुर और प्रभावशाली होता है। समय अनुसार गाया जाने वाला राग श्रोता के मन पर गहरा प्रभाव डालता है। यहाँ आलोचनात्मक से आप बिल्कुल भी ये मत लीजिएगा कि किसी प्रकार की हम आलोचना करें। संगीत में जब ये क्वेश्चन दिया जाता है कि आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए, तो उसका सीधा सीधा मतलब होता है बेटा कि उसके बारे में जो बाकी लोगों की भी राय है उसको डिस्कस कीजिए। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप उसके बारे की आलोचना कीजिए। ठीक है, मतलब उसको आप तुलनात्मक दृष्टिकोण से फिर आप एक फाइनल डिसीजन पर पहुंचिए क्या कहता है, ये इसका मतलब होता है। इतना मेरे ख्याल से बच्चों को समझ में आया होगा क्वेश्चन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक और टॉपिक पे क्वेश्चन दिया जाता है आपको, संधि प्रकाश व उसके बाद गाए जाने वाले रागों का समय निर्धारण कैसे किया जाता है। संधि प्रकाश। अब यहाँ पर आपको पूरे क्वेश्चन में टॉपिक संधि प्रकाश पर जुड़े रहना है। जैसे कि वहाँ पूर्व राग और उत्तर राग पर जुड़े थे, उससे पहले हम अध्वदर्शक स्वर मध्यम पे टिके हुए थे। हालांकि ये सारा कुछ समय सिद्धांत का ऐतिहासिक विवेचन चल रहा है। अगर टोटल में क्वेश्चन आता है 6 नंबर का तो आपको पूरा ही डिस्कस करना है। लेकिन पिछले 2-3 साल से क्वेश्चन में ये 2-2, 3-3 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, और तोड़ तोड़ के आ रहे हैं। टुकड़े निकाल के और घुमा फिरा क्वेश्चन दिया जा रहा है, जिसमें कि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। इस साल पेपर उस हिसाब से थोड़ा टफ बनाया गया है। तो चलिए, संधि प्रकाश व उसके बाद गाए जाने वाले राग। संधि प्रकाश का समय क्या होता है? 4 से 7।
ये सूर्योदय का समय भी होता है और सूर्यास्त के समय भी ये समय आता है। ठीक है, 2 बार ये 4 से 7 का टाइम आता है बेटा। तो जो सुबह 4 से 7 गाए जाने वाले राग हैं और शाम को 4 से 7 गाए जाने वाले राग हैं, ये दोनों ही संधि प्रकाश राग कहलाएंगे। अब ये कैसे डिसाइड करते हैं बेटा कि राग को किस समय गाना है? ये कैसे डिसाइड होगा? चलिए देख लेते हैं। उत्तर, रे और ध स्वर कोमल वाले रागों को संधि प्रकाश राग कहा जाता है। अब रे और ध स्वर किसमें कोमल लगते हैं बेटा? राग भैरव में। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, भैरव अपने थाट का आश्रय राग है, भैरव थाट से ही है। और भैरव राग एक बड़ा ही कॉमन राग है जो बिल्कुल सीखने के जो शुरुआत करते हैं बच्चे, वहाँ से सिखाना शुरू कर देते हैं गुरु लोग, तो इसलिए बहुत आसान में इसलिए भैरव की बात कर रही हूँ। तो भैरव में रे और ध कोमल जैसे कि लगा, तो उसको संधि प्रकाश राग कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई हमको बेटा? संधि प्रकाश राग कहा जाता है रे और ध स्वर कोमल वाले रागों को। और ये संधि प्रकाश समय में गाए बजाए जाते हैं। ठीक है, संधि प्रकाश समय उसे कहते हैं, हमने बता दिया, जहाँ दिन और रात का मेल होता है। देखिए 4 से 7 में सुबह और दोपहर मिल रहे हैं, 4 से 7 में शाम और रात मिल रहे हैं। यह समय 24 घंटे में 2 बार आता है। यह समय 24 घंटे में 2 बार आता है, एक सूर्योदय के समय और एक सूर्यास्त के समय। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा। ठीक है, बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ बेटा ताकि आपको सुन के ही याद आ जाए। तो गायन के लिए संधि प्रकाश समय में कुछ देर पहले और कुछ देर बाद तक का समय लिया गया है। अब देखिए 4 से 7 ऐसा समय तो नहीं है कि 4 से 7 तक जो है वो 4 बजे सुबह शुरू हो जाती है तो बिल्कुल अंधेरा ही रहता है और 7 बजे आके रोशनी शुरू होती है, तो हम ये कहते हैं कि 4 से तो जी रात ही चल रही थी और 7 बजे रोशनी होगी, सुबह होगी, ऐसा नहीं है। 4 से 7 के बीच में कहीं अंधेरा छटना शुरू हो जाता है और सुबह हो जाती है, तो इसमें हम आगे और पीछे का थोड़ा थोड़ा समय एक्स्ट्रा लिया गया है। ठीक है बेटा, तो गायन के लिए संधि प्रकाश समय में कुछ देर पहले और कुछ देर बाद तक का समय लिया गया है। साय 4 से 7 इस संधि प्रकाश में मध्यम स्वर शुद्ध प्रयोग होता है। अब हमने देखा ये पूर्व राग और उत्तर राग वाला जो हिसाब था उसमें भी हमने बताया, नहीं अर्धदर्शक स्वर मध्यम वाले में बताया, जिनमें मध्यम शुद्ध प्रयोग होता है वो राग भैरव, जैसे राग कलिंगड़ा, ये सब कब गाए जाते हैं? सुबह 4 से 7 में, सॉरी शाम को 4 से 7 में। और सुबह के 4 से 7 में कब? नहीं बेटा, यहाँ पे गलत टाइप हो रखा है, ये यहाँ पे गलत दिखा गया है। ये सुबह का है और ये शाम का है। ठीक है बच्चे, यहाँ पे ये गलत लिखा, मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ। ये है प्रातः और ये है साय। ये टाइप करते हुए गलती हो गई बेटा मेरे से। ठीक है, तो सुबह वाला संधि प्रकाश में आपको पता है मध्यम स्वर शुद्ध लग रहा है, जैसे कि राग भैरव और राग कलिंगड़ा। शाम को 4 से 7 में इस संधि प्रकाश समय में मध्यम तीव्र, जैसे कि यमन और कल्याण की बात हम कर रहे थे। कल्याण को ध्यान रखना, कल्याण की बात क्योंकि हम पहले कर चुके हैं, आपको याद हो जाएगा। राग कल्याण, तो उसमें तीव्र मध्यम स्वर लगता है। और ऐसे भी राग है पूर्वी मारवा जिसमें मध्यम और शुद्ध दोनों मध्यम भी लगते हैं। तो ठीक है, मध्यम तीव्र और शुद्ध दोनों लगते हैं। तो शाम को 4 से 7 में मध्यम तीव्र हो सकता है और प्रातः वाले में मध्यम स्वर शुद्ध ही रहेगा। ये हमको ध्यान रखनी है इतनी बात। आगे चलते हैं, इसको मैं ठीक कर दूं बेटा, पहले ये रह जाएगा नहीं तो। प्रातः और ये है साय। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये जो सारी हमने बातें की हैं कि हमने बहुत कुछ मतलब इसमें इंतजाम किए हैं भाई, मध्यम स्वर शुद्ध है उसको भी देख रहे हैं, रेधा शुद्ध वाले राग भी हैं, गनी कोमल वाले राग भी हैं, बहुत कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों को शास्त्रकारों ने बड़े गहन अध्ययन के साथ जो है डिसाइड किया है। आपको क्या लगता है, क्या रागों का समय सिद्धांत सार्थक है? इसमें 2 कन्फ्यूज़न होते हैं बच्चों को बेटा, इसमें 2 कन्फ्यूज़न रहते हैं बच्चों को। बच्चे ये समझते हैं क्या रागों का समय सिद्धांत सार्थक है, बच्चे इसका मतलब ये समझते हैं कि क्या ये जो सारे नियम बनाए गए हैं क्या ये फिट बैठते हैं। ये इसका मतलब बिल्कुल नहीं है बेटा। इसका मतलब ये है कि ये जो रागों के समय टाइम थ्योरी बनाई गई है क्या ये ज़रूरी है? क्या आपको लगता है इसका कोई मतलब है?
ये सार्थक है, कहीं ये लागू होती है और इसके लागू होने से क्या कोई फर्क पड़ता है, ये आपने बताना है, इसके संक्षेप में विचार व्यक्त करने हैं। तो चलिए देखते हैं। हाँ, रागों का समय सिद्धांत, टाइम थ्योरी ऑफ रागास हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में अत्यंत सार्थक और प्रासंगिक है। अत्यंत सार्थक और प्रासंगिक है मतलब सभी गुणीजन जो है इस बात को फॉलो करते हैं। यह रागों को दिन और रात के समय और मौसम से जोड़ता है, जिससे सही समय पर राग गाने से उसका प्रभाव, उनके भाव और सौंदर्य उच्चतम स्तर पर पहुंचता है। उच्चतम स्तर पर पहुंचता है का मतलब ये है कि जो संगीत का उद्देश्य है ना बेटा, संगीत का उद्देश्य है उदात्त भाव को आपके अंदर प्रज्वलित करना, उस दिए को जलाना जो उदात्त भाव की तरफ आपको ले जाता है, जो परमात्मा की तरफ जोड़ता है, जो आनंद की तरफ आपको ले जाता है, जो आपके भीतर एक सौहार्द भाव, सौंदर्य पैदा करता है, आपको नेचर के साथ जोड़ता है। ठीक है, ये सब चीज़ें जो पूरी करता है, जो फीलिंग्स आपके अंदर बहुत हाई क्वालिटीज़ की फीलिंग जो आपके अंदर लाता है, क्या वो संगीत का जो प्रभाव और आना चाहिए, क्या उसमें रागों का समय सिद्धांत कहीं सफल है? जी बिल्कुल है। सही समय पर राग गाने से उसका प्रभाव, भाव और सौंदर्य उच्चतम स्तर पर पहुंचता है। यह सिद्धांत संगीत को प्रकृति और मानव मन की भावनाओं के साथ जोड़ता है। ठीक है बेटा, नेचर के साथ और इंसानों की मन की भावनाओं के साथ जोड़ता है। तो ये इतना ज़रूरी है बेटा। मेरे विचार से इसके सार्थकता के प्रमुख कारण, आप अपने विचार भी इसमें लिख सकते हैं, लेकिन अपने विचार प्रस्तुत करने से पहले आपको बहुत गहराई से इस पर सोचना होगा। आप यूं ही कुछ भी नहीं लिख सकते हम लोग। चलिए आगे देखते हैं। भावपूर्ण प्रभाव। ठीक है, जब राग को उसके निर्धारित समय जैसे सुबह, दोपहर और रात पर गाया जाता है तो वे श्रोता के मन पर अधिक गहरा और स्वाभाविक प्रभाव डालता है। स्वाभाविक से यहाँ क्या मतलब है? मतलब नेचुरल। ठीक है, कोई भी आर्टिफिशियल उसके अंदर नहीं है। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती आपके अंदर कोई ऐसा भाव उसमें पैदा किया जाए, श्रृंगारिक भाव या किसी भी प्रकार का जो रस पैदा किया जाए जो कि उस समय के साथ सूटेबल नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत ही स्वाभाविक सा प्रभाव श्रोता के मन पर आता है। प्रकृति के साथ सामंजस्य, नेचर के साथ उन भावों का सामंजस्य होना ज़रूरी है, और वो आता है किससे? इन्हीं रागों के सिद्धांतों से। यह सिद्धांत रागों की प्रकृति जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त के अनुसार निर्धारित करता है, जो मानवीय संवेदनाओं और दिनचर्या से मेल खाते हैं। वैज्ञानिक आधार पर कुछ रागों की रचना में प्रयुक्त स्वर दिन के निश्चित समय पर अधिक मधुर और संतुलित लगते हैं। दिन के से मतलब है मतलब पूरे दिन, जो 24 घंटे की बात करते हैं हम, दिन का जो भी निश्चित समय है सुबह से लेकर रात तक का, उस पर अधिक मधुर और संतुलित लगते हैं। यह केवल सिद्धांत नहीं बल्कि साधना का एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है बेटा, यही जो बात मैं भी आपसे कह रही थी, उदात्त की जो भावना आपके अंदर लेके आता है, परमात्मा से जोड़ने का जो इसका एक काम है, साधना, उसका एक महत्वपूर्ण अंग है जो गायक और राग के बीच संबंध को पूर्ण बनाता है। जो गायक और राग भी एक तरह की पर्सनालिटी बेटा। ऐसा नहीं कि राग कोई 4 स्वरों का कोई कॉम्बिनेशन जिसको आप प्रेजेंट कर देंगे और आप प्रेजेंट करके उससे हट जाएंगे, ऐसा नहीं है। एक गायक जो किसी चीज़ को अगर प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, चीज़ से हमारा काम, बात यहाँ बंदिश से है, किसी राग से है, चीज़ उसको भी बोलते हैं। तो जो चीज़ वो प्रेजेंट कर रहा है उसके साथ वो इतना जुड़ जाता है, एकीकरण उसके साथ उसका हो जाता है कि उसके बीच के संबंध को पूर्ण बनाता है। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। संक्षेप में, राग का समय सिद्धांत न केवल शास्त्रीय संगीत की परंपरा को संरक्षित करता है, न केवल शास्त्रीय संगीत की परंपरा को संरक्षित करता है, बल्कि संगीत के भावात्मक और कलात्मक अनुभव को भी बढ़ाता है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ शास्त्रीय संगीत की जो हमारी परंपरा और नियम हैं, जो मर्यादाएं हैं, जो भी इनके रूल रेगुलेशंस बनाए गए हैं, ठीक है बेटा, निबद्ध अनिबद्ध जिस भी हमने अभी तक बात की पिछले टॉपिक्स पे, उस सब शास्त्रीय परंपरा को सिर्फ संरक्षित करने का काम ही नहीं कर रहा, उसी को प्रिजर्व नहीं कर रहा है ये, बल्कि संगीत का भी अपना एक भावनात्मक और कलात्मक अनुभव है, उसको भी बढ़ाता है, और जिससे कि हमें लगता है कि ये आज भी पूरी तरह से सार्थक है। ये क्वेश्चन से बेटा जो घूम फिर के आपके सिलेबस में आते हैं, कहने को तो ये क्वेश्चन आता है, रागों के समय सिद्धांत का ऐतिहासिक विवेचन कीजिए, गिव अस द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ टाइम थ्योरी ऑफ रागास, लेकिन उसमें ये बहुत कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चंस को देते हैं बेटा। तो इस तरह से आपने उसको समझ के उसका आंसर करना है। सारी PDF मैं आपको कमेंट के उसमें दे दूंगी लिंक,
PDF का बना के, वहाँ से आप देख लीजिएगा और कोशिश कीजिए कि आप उनका प्रिंट निकाल के सामने रखिए और फिर मेरे साथ साथ सुनते सुनते उनका अभ्यास कीजिए सीखने का, तो आपको बहुत कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज है वो भी साथ के साथ मिलती जाएगी। कोशिश कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सहेलियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने बड़ों के साथ, अपने जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए बेटा, क्योंकि बहुत सारी आगे कमाल की जानकारी मैं आपके पास लेके आने वाली हूँ। जो टॉपिक्स आपको मुझे नहीं लगता किसी ने इतने ईमानदारी से पढ़ाए होंगे जो मैं आपको देने वाली हूँ। आगे आगे चलते रहिए मेरे साथ, वीडियो में बने रहिए। अभी तक के लिए बाय बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।